नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मरियम बानो, व्याख्याता इतिहास, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रतनगढ़। विद्यार्थियों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है अलाउद्दीन का मूल्यांकन। इससे पहले हमने पढ़ा कि गुलाम वंश के बाद में दिल्ली सल्तनत पर किस प्रकार खिलजियों का अधिकार हुआ। उसमें खिलजी शासक जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सत्ता प्राप्त करना, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति जिसमें उत्तर भारत नीति, दक्षिण भारत नीति और उसी के साथ मंगोलों के प्रति जो मंगोलों ने जो भारत पर आक्रमण किए उनको विफल करना। इसी के साथ विद्यार्थियों ये उसकी साम्राज्यवादी नीति थी। इसी के साथ में हमने राजस्व व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, बाजार नियंत्रण इन इत्यादि पर एक विस्तृत चर्चा की। इतने सारे कार्य अलाउद्दीन के शासनकाल में हुए। अब हम जो टॉपिक आज पढ़ेंगे वो अपना टॉपिक है अलाउद्दीन का मूल्यांकन। विद्यार्थियों इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अलाउद्दीन का मूल्यांकन। अलाउद्दीन के चरित्र तथा सफलताओं के संबंध में इतिहासकारों के परस्पर विरोधी मत है। कहने का मतलब है विद्यार्थियों कि अलाउद्दीन के चरित्र को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है। इसी क्रम में एल्फिंस्टन के अनुसार उसका शासनकाल गौरवपूर्ण था और उनके मूर्खतापूर्ण तथा क्रूर नियमों के बावजूद वह एक सफल शासक था। उसने अपनी शक्तियों का उचित रूप से प्रयोग किया। इसके विपरीत वी स्मिथ का कहना है कि अलाउद्दीन वास्तव में एक बर्बर हत्याचारी था। उसके हृदय में न्याय के लिए तनिक भी स्थान नहीं था। उसका शासन लज्जापूर्ण था। इसी क्रम में विद्यार्थियों ये दो इतिहासकारों के अपने अपने मत हो गए, एक पक्ष में एक विपक्ष में। इसी में अपन कुछ पॉइंट हैं जिन पे डिस्कशन करेंगे। ध्यान दीजिए। नंबर 1 है महान साम्राज्य निर्माता। अलाउद्दीन साम्राज्यवादी एवं विशाल साम्राज्य का निर्माता था। उसने उत्तर भारत में ही एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना नहीं की, बल्कि उसने दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों को भी अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए बाध्य किया। इस विस्तृत भूभाग में आक्रमणकारी नीति की सफलता अलाउद्दीन की महान सफलता थी। दिल्ली सल्तनत का कोई भी सुल्तान इस कार्य की पूर्ति नहीं कर सका था और बाद के यशस्वी मुग़ल बादशाह बहुत कठिनाई से ही और एक लंबे समय में इस कार्य की पूर्ति कर सके। वेल्जले हैंग अपने शब्दों में लिखते हैं कि अलाउद्दीन के राज्यारोहण से ही सल्तनत की साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ होता है। इसी क्रम में विद्यार्थियों अपना दूसरा पॉइंट है वीर सैनिक तथा कुशल राजनीतिज्ञ। अलाउद्दीन एक कर्मठ सैनिक, श्रेष्ठ सेनापति, कुशल कूटनीतिज्ञ, महान शासक प्रबंध, महान विजेता तथा शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक था। सफलता उसका उद्देश्य था और वह उसमें जीवन पर्यंत सफल रहा। उसमें अपने अधीनस्थ लोगों से अत्यंत वफादारी के साथ सेवा तथा अपने हितों की रक्षा करवाने की योग्यता थी। उसमें उच्च कोटि की मौलिकता थी। इसी क्रम में डॉक्टर KS लाल लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी इतना प्रभावशाली सैनिक था कि मलिक काफूर, उलुग खां, नुसरत खां, जफ़र खां जैसे अनुभवी व कुशल सेनापति भी उसके युद्ध कौशल का सिक्का मानते थे। उसे सेनापतियों का सेनापति कहना अधिक उचित होगा। इसी क्रम में विद्यार्थियों तीसरा पॉइंट है निरंकुश शासक। अलाउद्दीन एक शक्ति संपन्न शासक था। उसने सुल्तान की निरंकुशता को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उसके मंत्री, सरदार, सेनापति और सेनाधिकारी उसके सेवक थे। उसके समय में उसका कोई भी सूबेदार विद्रोह नहीं कर सका। उसने सरदारों के प्रभाव को शासन से पूर्णतः नष्ट कर दिया। उसने सरदारों की शक्ति के अधिकारों को नष्ट करके उनकी विद्रोह करने की क्षमता और उनके साधनों को समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया।
महान शासक, अगला पॉइंट है महान शासक प्रबंधक। अलाउद्दीन एक महान शासक प्रबंधक था। उसे शासन के कार्यों व नवीन पद्धतियों को प्रारंभ करने का श्रेय है। उसने एक शक्तिशाली सेना का गठन कर दिया। केंद्र पर विशाल स्थायी सेना की नियुक्ति, घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखा जाना आदि उसकी नवीन योजनाएं थी। भूमि की पैमाइश कराकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल करने की व्यवस्था भी सर्वप्रथम उसने प्रारंभ की। बाजार नियंत्रण तो एकमात्र उसी के शासन की विशेषता रहा। संपूर्ण शासन को एक सूत्र में बांधने का श्रेय भी अलाउद्दीन को है। इसी क्रम में डॉक्टर के.एस. लाल लिखते हैं कि सल्तनत के समय में अलाउद्दीन अपने पूर्वाधिकारियों तथा उत्तराधिकारियों दोनों से श्रेष्ठ था। इसी क्रम में विद्यार्थियों अगला पॉइंट है अशिक्षित किंतु कला मर्मज्ञ। अशिक्षित होते हुए भी अलाउद्दीन विद्वानों का सम्मान करता था तथा ललित कलाओं को उसने संरक्षण प्रदान किया। उसके दरबार में विभिन्न विद्वान थे जिनमें अमीर खुसरो व अमीर हसन देलवी जैसे प्रख्यात विद्वान सम्मिलित थे। उसने सीरी का किला, हजार खंबा महल तथा अनेक तालाब व सराय बनवाई। कुतुब मीनार के निकट उसके द्वारा अलाई दरवाज़ा प्रारंभ कुतुब मीनार के निकट उसने अलाई दरवाज़ा बनाया जो प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। इसी क्रम में विद्यार्थियों अगला पॉइंट है अपना स्वार्थी और क्रूर। व्यक्तिगत दृष्टि से अलाउद्दीन अपने स्वभाव से स्वार्थी व क्रूर था। वह प्रेम व नैतिकता से रहित था। उसका एकमात्र लक्ष्य सफलता था और उसकी प्राप्ति के लिए वह किसी भी साधन का प्रयोग कर सकता था। वह अपने संरक्षण चाचा जलालुद्दीन का वध करके सिंहासन पर बैठा तथा उसके पुत्रों को उसने अंधा करके मरवा दिया। जब तक जलाली सरदार उसके लिए उपयोगी रहे उसने उन्हें प्रसन्न रखा, परंतु जैसे ही उनकी उपयोगिता नष्ट हो गई उन्हें भी उसने क्रूरता से नष्ट करवा दिया। विद्रोही सरदारों की बीबी बच्चों का वध करने की परंपरा उसी ने प्रारंभ की थी। उसने मंगोलों का बड़ी क्रूरता के साथ दमन किया तथा दंड व्यवस्था उसकी बर्बरता के अधिक निकट थी। अगला पॉइंट है विद्यार्थियों चारित्रिक दोष। अलाउद्दीन के चरित्र व व्यक्तित्व का यह दूसरा पहलू है जिसमें गंभीर दोष थे। B.A. स्मिथ लिखते हैं कि अलाउद्दीन को क्रूर तथा अत्याचारी शासक बताया गया है। वह स्वभाव से स्वार्थपरायण था। उसके हृदय में न तो मैत्री संबंध के लिए और न ही परिवार के लिए प्रेम था। दंड देने के लिए वह अत्यंत क्रूर व बर्बर था। बलबन ने केवल उन हिंदुओं का ही निर्भयतापूर्वक संहार किया था जिन्होंने अपनी रक्षा हेतु उसका विरोध किया था, किंतु अलाउद्दीन ने मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा। अत्यंत साधारण अपराधों के लिए भी अंगभंग व मृत्युदंड दिया करता था। अलाउद्दीन रक्तपात व युद्ध के सिद्धांत का उपासक था। इसीलिए A.L. श्रीवास्तव ने उसकी तुलना बिस्मार्क से की है। एल फ्लिंटन ने लिखा है कि उसका शासनकाल गौरवपूर्ण था और अनेक मूर्खतापूर्ण व क्रूर नियमों के बावजूद वह एक सफल शासक था। उसने उचित रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। उचित व अनुचित उपायों से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के अतिरिक्त उसका कोई अन्य सिद्धांत न था। उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता यह थी कि उसका शासन राज्य शक्ति एवं आतंक पर आधारित था, न कि जनता की सद्भावना पर। इस प्रकार उसकी मृत्यु के पश्चात वह तुरंत नष्ट हो गया। यद्यपि उसके शासन व राजवंश की अस्थिरता उसके दोषों को प्रकट करते हुए भी इतिहास में उसके स्थान को नकारा नहीं जा सकता। मध्य युग के शासकों में अलाउद्दीन का स्थान श्रेष्ठ था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव लिखते हैं कि यदि अलाउद्दीन के कार्यों व सफलता की निष्पक्ष समीक्षा की जाए तो कहना पड़ेगा कि दिल्ली सल्तनत दिल्ली के मध्ययुगीन शासकों में उसका महत्वपूर्ण स्थान था।
डॉक्टर एस राय, जिन्होंने उसके व्यक्तित्व व चरित्र की समीक्षा की। वह लिखते हैं कि अलाउद्दीन प्रथम मुस्लिम साम्राज्यवादी और भारत का प्रथम महान मुसलमान शासक प्रबंध था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य व मुस्लिम शासन का इतिहास वस्तुतः उसी से प्रारंभ होता है। विद्यार्थियों, कहने का मतलब है ये अलाउद्दीन के मूल्यांकन के कुछ टॉपिक हैं और उसके बाद में एक निष्पक्ष समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत की गई है। अब विद्यार्थियों, अपना जो नेक्स्ट और छोटा सा टॉपिक रहेगा अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी। अलाउद्दीन की कष्टमय स्थिति में 1 फरवरी 1316 ईस्वी में मृत्यु हो जाने पर केंद्रीय सत्ता अब मलिक काफूर के हाथों में आ गई, किंतु जल्द ही सत्ता समाप्ति के लिए यानी कि कहने का मतलब अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद में जो पूर्ण शक्ति थी यानी कि राज दरबार था किसके हाथों में आ गया? मलिक काफूर के। यानी कि कहने का मतलब है सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, उसके बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक सत्ता प्राप्त करने में सफलता हासिल की। उसके पश्चात नासिरुद्दीन खुसरू शाह ने 1320 ईस्वी में शासक बना। सितंबर 1320 को दीपालपुर के सूबेदार गाजी मलिक ने खुसरू की हत्या कर दी और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से स्वयं गद्दी पर बैठा। इस प्रकार खिलजी वंश का अंत हो गया। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार गुलाम वंश का अंत होकर खिलजियों ने सत्ता प्राप्त की, वैसे ही खिलजी सत्ता समाप्त हुई और नया राजवंश आया तुगलक वंश। किसके नाम से? वो खुसरू शाह गाजी मलिक किसके नाम से शासक पर बैठा? गयासुद्दीन तुगलक के नाम पर तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। विद्यार्थियों, जो हम कल पढ़ेंगे, कल का टॉपिक है खिलजी वंश के पतन के बाद हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। थैंक यू।